चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने प्रीवियस क्लास में प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें करंट या वोल्टेज की उपस्थिति का पता लगाते हैं, लेकिन उसमें मानों को मेजर नहीं करते, तो वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है दोस्तों। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमने ये देखा था, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आते हैं। वे इंस्ट्रूमेंट जो मापे जाने वाले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मान को इंस्ट्रूमेंट के भौतिक स्थिरांक के पदों में विक्षेप द्वारा प्रदर्शित करता है। मतलब कि इसमें स्केल भी बताएगा, रीडिंग भी बताएगा आपको, और पॉइंटर सूचित भी करेगा कि इतना मान दिया हुआ है। तो ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमने देखा था। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो इक्विपमेंट आते हैं वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्राइमरी जो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो है गैल्वेनोमीटर। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आते हैं, जिसमें कैलिब्रेटेड जो स्केल होगा जिसका, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम जब देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जिनके बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि बार बार वही रिकॉर्ड होना। ठीक है, वही वही रिपीट, बार बार रिपीट होना, वही उसी को कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है बार बार वही रिपीट होना। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट के बारे में जानेंगे हम, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी और ड्रिफ्ट क्या होता है, तो इसमें देखेंगे हम। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में बार बार वही रीडिंग शो हो, जैसे कि 10.5, 10.5, 10.5, ये बार बार रिपीट हो। कैसे समझेंगे इसे आप, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि यदि किसी उपकरण में बार बार वही मान रिपीट हो, मतलब कि बार बार वही मान दिखाए, तो उसे कहेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बार बार उसी मान का रिपीट होना। यदि आप एक बार चेक करेंगे, जैसे समझो 10.5 वोल्ट दिखाया और वही फिर बार बार फिर वही दिखा रहा है, जैसे इसको मैथमेटिकल रूप से यदि समझा जाए तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें 10.55 इसमें दिखा रहा है। देखिए ये 10.55 वोल्ट एक बार आपने रीडिंग नोट किए, दूसरे बार भी फिर देखा आपने, यार हो सकता है कहीं गड़बड़ होगा, फिर 10.55 वोल्ट फिर रीडिंग लिया वोल्ट मीटर ने। ये समझिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप वोल्ट मीटर के द्वारा एक रीडिंग नोट कर रहे हैं किसी सर्किट की, तो उसमें 10.55 वोल्ट रीड दिखा रहा है, शो हो रहा है। फिर सेकेंड चांस आपने देखा, सेकेंड चांस भी 10.55 वोल्ट ही दिखा रहा है। थर्ड बार भी आपने चेक किया तो 10.55 वोल्ट ही दिखा रहा है। ये मान के चलिए कि आप एक ओम के नियम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ओम वी प्रोपोर्शनल टू आई वाला, तो V इक्वल आई इंटू आर होता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर रजिस्टेंस का मान बार बार चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए आप किसी एक टर्मिनल को चेंज करने के बाद भी, एक पॉइंट को चेंज करने के बाद भी यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो 10.55 वोल्ट। ठीक है, 10.55 वोल्ट फिर 10.55 वोल्ट, बार बार चेंज करने के बाद भी वही दिखा रहा है। तो ये मान कहलाता है बार बार वही रिपीट होना, ये वो कहलाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसका मान यही होता है, मतलब यही होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टूडेंट जिसमें अलग अलग मानों में भी शून्य ही मान दिखाता है। जैसे रीडिंग जीरो ही दिखा रहा है, आप कितना भी चेंज कर रहे हैं तो जीरो ही दिखा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम के कारण, मतलब कि उस उपकरण में, उस इंस्ट्रूमेंट में इंटरनल प्रॉब्लम के कारण रिप्रोड्यूसिबिलिटी की क्रिया होती है, मतलब कि वही वही रीडिंग बार बार दिखाता है। तो ये एरर किसके अंदर होगा, ये दोष होगा उस उपकरण के अंदर। तो उस उपकरण का आपको चेक करना पड़ेगा कि उस उपकरण में कहीं ना कहीं खराबी है। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, चाहे आप आईटीआई वाले स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट, चाहे बी वाले स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट यदि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और वोल्ट मीटर आपका अलग अलग मान में, अलग अलग फेस में यदि आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपका जो रीडिंग है 10.55 वोल्ट ही दिखा रहा है या जीरो भी दिखा है, या तीनों में आप 3 बार चेंज कर रहे हैं, तीनों चेकिंग में आपका 0 0 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये है रिप्रोड्यूसिबिलिटी की क्रिया कहलाएगी। क्लियर है। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है ये देखिए। ड्रिफ्ट का मतलब होता है दो रीडिंग के बीच का अंतर।
तो इसमें ड्रिफ्ट में जैसे देखिए आप 10.55 वोल्ट दिया है, फिर 10.50 वोल्ट दिखाया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ड्रिफ्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो ये ड्रिफ्ट मान कितना है? 0.55 वोल्ट। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में ड्रिफ्ट के बारे में पूछ लेता है, तो ये इनकी मीनिंग आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पता रहना चाहिए, इसलिए ये आपको समझाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें जो अंतर आपको देखने मिलेगा वो 0.05 का अंतर मिलेगा। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो ड्रिफ्ट कहलाता है। दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? शुद्धता। शुद्धता को समझेंगे दोस्तों, एक्यूरेसी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ड्रिफ्ट देखा हमने, रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखा, वैसे ही एक्यूरेसी भी होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो दोस्तों, उसमें आपको अक्सर देखने मिलेगा कि उस उपकरण में जो एक्यूरेसी है, मतलब कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मापन करे, तो मापन में उसकी शुद्धता कितनी है, क्या 100% सही रीडिंग दे रहा है? यदि नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एरर है, उस दोष को आपको दूर करना पड़ेगा। तो उस दोष को दूर करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर उस इंस्ट्रूमेंट को या तो चेंज करना पड़ेगा, या तो उस उपकरण को आपको सही व्यवस्थित करना पड़ेगा, सही रीडिंग के लिए आपको ऐसा उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो किसी भी उपकरण की शुद्धता, रीडिंग की, ठीक है, जो रीडिंग लेंगे आप, जो मापन करेंगे, तो मापन की शुद्धता होना बहुत जरूरी है। मापन की शुद्धता होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी होना चाहिए जो रीडिंग लेंगे आप। यदि एक्यूरेसी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो एक्यूरेसी क्रिएट होना चाहिए कोई भी उपकरण आप यूज करें दोस्तों। उसके बाद है प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है सटीकता। कि सटीकता क्या होती है, मतलब कि किसके और किसके बीच में आंसर आना चाहिए। हम जैसे कि 16 और 17 का मान देखें, तो 16 के बीच में और 17 के बीच में कोई आंसर होगा, जैसे 17.5। ठीक है, 17.5 यदि मान के चले 17 और 18 के बीच में, चलिए तो रीडिंग कैसा होगा? 17.5, 17.8, 17.9 तक हो सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि 18 और 17 के बीच में। तो वैसे ही उसको बोलेंगे सटीकता, कि जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना मान आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आइए दोस्तों हम इसमें देखेंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन यानी होता है सटीकता। तो सटीकता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। सटीकता क्या होता है? प्रिसीजन मतलब होता है सटीकता। इसमें क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ सेम वैल्यू ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ट्रू वैल्यू को ही क्या करें, हम रीड कर सके। तो इसमें जो ट्रू वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि हम रीड कर सके दोस्तों। इसमें क्या होता है कि 8 दशमलव जैसे 45 दिया है, 8.45 और 8.25, तो इन दोनों के बीच में जो सटीकता है या तो 8.25 हो जाएगा या 8.24 हो जाएगा। तो इस ऐसे जो वैल्यू होंगे उसको जब इलेक्ट्रिकल में चेक करेंगे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा, तो ऐसी जो रीडिंग ली जाएगी वो प्रिसीजन मतलब कि सटीकता कहलाएगी, कि इतने और इतने के बीच में मान होगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं या फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मान के चलिए आप कोई एग्जांपल में देखें, तो ये 8.25 वोल्ट दिया हुआ है और 8.24 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा। तो टॉलरेंस जो ड्रिफ्ट जिसको बुलाया गया था, तो ड्रिफ्ट कितनी है इसकी? 0.01। ये ड्रिफ्ट का मान हो जाएगा दोस्तों। तो ये सटीकता मतलब कि 8.25 और 8.24 के बीच का जो अंतर होगा या सटीक होगा आंसर, वो क्या होगा? या तो 8.25 होगा या 8.24 होगा। ये अप्रोक्स मान लिया जाता है, लगभग मान लिया जाता है दोस्तों। क्या मान लिया जाता है? लगभग मान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना मान हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। सेंसिटिविटी क्या होती है? सुग्राहिता। सुग्राहिता को देखेंगे दोस्तों हम कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है स्टूडेंट, इसे भी देखेंगे। कोई भी उपकरण हो उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुग्राहिता बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप इनपुट सप्लाई दें तो वैसे ही आउटपुट डिटेक्ट करके आपको देना चाहिए।
तो ये जो सेंसिटिविटी होती है, सुग्राहिता इसको कहेंगे, ये कैसे नोट करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रिसिटी आप मेजर करें या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब देखेंगे, तो चेंज आप इनपुट अपान चेंज आप या चेंज इन आउटपुट, ये आउटपुट मान होगा अपान चेंज इन इनपुट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा सेंसिटिविटी। तो जैसे ही आप कितना इनपुट में चेंज करें कि उसका आउटपुट उसे डिटेक्ट कर ले, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है एकदम कम रेंज का भी होगा तो भी डिटेक्ट कर लेना चाहिए। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ही आप इनपुट सप्लाई से जोड़े और आपको डिटेक्ट करके कितनी रीडिंग है वो प्राप्त करके दे दे, तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होगी। जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही आप उसको सप्लाई से जोड़ेंगे, सर्किट से जोड़ेंगे, वैसे ही आपको डिटेक्ट करके रीडिंग नोट करके आपको डिस्प्ले में दिखा देगा। तो कहने का मतलब यही है कि इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, सुग्राहिता ज्यादा है। और सुग्राहिता चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? सुग्राहिता चेक करने के लिए हम चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ये सेंसिटिविटी सुग्राहिता ज्ञात करने का फार्मूला है। चलिए, उसके बाद है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है ये भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थ्रेशोल्ड क्या होता है। ठीक, थ्रेशोल्ड यानी होता है सीमा, लिमिट या रेंज, जिसको रेंज कहते हैं। जैसे वोल्ट मीटर जो यूज करते हैं उसकी लिमिट कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, ये पूछते हैं हम। तो वैसे ही थ्रेशोल्ड होता है, उसी को सीमा कहा जाता है या लिमिट कहा जाता है दोस्तों। तो आइए इसे भी समझेंगे हम। इसमें क्या होता है, पॉइंटर का जो मूवमेंट जितना एम्पियर में होता है उसे पॉइंटर मूव करता है, उतना ही मूव करेगा। जितना रेंज होगा उतना मूव करेगा, ज्यादा होगा तो मूव नहीं करेगा। जैसे कि आपने 5 एम्पियर का अमीटर आपने कनेक्ट कर दिया सर्किट में, और सर्किट में ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही, समझो सर्किट में 8 एम्पियर फ्लो हो रही है और आपने 5 एम्पियर का अमीटर आपने यूज किया, तो 101% आपको जो रीडिंग है वो रीडिंग पूरा दिखाएगा नहीं, क्योंकि 5 एम्पियर के बाद वो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट, उसकी जो रेंज है या उसकी जो सीमा है, वो रेंज उसकी 8 एम्पियर मेजर करने के लिए थी, आपको यूज करना था 8 एम्पियर का, लेकिन आपने क्या यूज किया, 5 एम्पियर का यूज किया। तो उसकी जो इसकी जो रेंज है, इसकी जो सीमा है, वो सीमा उसको मेजर करने के लिए है नहीं, उसकी लिमिट और ब्रॉड होना था, वाइड होना था, ज्यादा होना था, लेकिन है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होंगे उनकी रेंज भी आपको ध्यान देना है, उसकी रेंज को भी आपको देखना है, ध्यान देना है। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नॉन एज थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो जो लिमिट होगी, जो सीमा होगी उसकी, उसको भी ध्यान देना है दोस्तों, कि आप किसी सर्किट में अमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रेंज कितनी है, और वो कितने रेंज तक जिस सर्किट में यूज कर रहे हैं तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसके रेंज के हिसाब से उसको आप यूज करेंगे। पता चला कि आपको एम्पियर की करंट मेजर करना है और आपने मिली एम्पियर की अमीटर आपने यूज कर लिया, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर रीडिंग आपको दिखाएगा नहीं। तो इन चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। अब देखेंगे डेड टाइम। डेड टाइम क्या होता है? डेड टाइम, ठीक है, दिस टाइम रिक्वायर्ड बाय अ मेजरमेंट सिस्टम टू बिग इनटू रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द मेजरमेंट। मतलब मापने वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, डेड टाइम और डेड जोन, तो मापने वाली जो क्वांटिटी होती है, जो राशि होती है, उसके बारे में उसमें उसे देखा जाता है। तो आइए इसे देखेंगे हम दोस्तों क्या होता है। तो ये है डेड टाइम। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। डेड टाइम क्या होता है? डेड मतलब कि मृत। तो उस समय यदि आपका अमीटर या वोल्ट मीटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यदि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम जो है वो कोई रिस्पांस देता ही नहीं, जैसे आपने सप्लाई से कनेक्ट किया और कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, मतलब कि रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो ये उसका डेड टाइम हो जाएगा। ठीक है, वैसे डेड जोन भी होता है। द डेड जोन क्या होता है? द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि
यदि आपने इनपुट में ज्यादा ही चेंज कर दिया और आपको आउटपुट कुछ नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डेड जोन। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन भी देखेंगे, इसमें क्या होता है रिजोल्यूशन, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है रिजोल्यूशन स्केल की लेंथ को बढ़ाकर इसके रिजोल्यूशन को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि स्केल की जो रेंज है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, स्केल की रेंज को बढ़ा के द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इन इनपुट विच कैन बी डिटेक्ट विथ certainly by the instrument is its resolution। तो यहाँ पर जो है इसमें स्केल की जो लेंथ को स्टूडेंट हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो आप रिजोल्यूशन से या रिजोल्यूशन करके उसकी लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यदि आप स्केल की लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका रिजोल्यूशन कितना होगा वो ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए और आपको डीप स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अरिहंत की बुक को थोड़ा सा प्रेफर कीजिए, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो डिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये डिसेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी सेकंड होती है एक्यूरेसी, थर्ड होती है आपकी सेंसिटिविटी। ये जो चीज हमने इन तीनों चीजों के बारे में जो जाना, और इनमें से रिप्रोड्यूसिबिलिटी देखा हमने, एक्यूरेसी देखा और सेंसिटिविटी, ये डिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के डिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें खराबी है, तो ये उसकी डिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसीलिए इसके बारे में जाना जाता है। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर के कितने टाइप होते हैं। मतलब कि जो त्रुटि होता है दोस्त इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वो दोस्त क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में दोस्त क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, ये देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं एरर। तो एरर क्या है, एक ऐसा जो दोस्त जो इक्विपमेंट में हमें दिखता नहीं। ठीक है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में दिखता नहीं वो दोस्त है। अब उन दोस्तों के बारे, उन फॉल्ट के बारे में, उन एरर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कई प्रकार के फॉल्ट होते हैं, जिनमें से हम इनमें 3 प्रकार के फॉल्ट को, एरर को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 प्रकार के फॉल्ट कौन कौन से, आइए हम देखेंगे एरर में। तो एरर में 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं। ये दोष कौन कौन से स्टूडेंट, फर्स्ट है ग्रॉस एरर, सेकंड है, फर्स्ट है ग्रॉस एरर, और सेकंड है दोस्तों सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है रैंडम एरर। ये 3 प्रकार के एरर होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के एरर होते हैं। पहला है ग्रॉस एरर, सेकंड है सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड है रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर जो है ये ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है, ग्रॉस एरर। शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसको दोस्तों, बाकी इसको डीप में फिर स्टडी करेंगे। तो ये जो एरर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो एरर होते हैं वो 3 प्रकार के एरर को हम इसमें डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार के जो एरर है उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस एरर, सेकंड है सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड है रैंडम एरर। तो इसमें टाइप्स ऑफ एरर में जो ग्रॉस एरर होता है स्टूडेंट, ये ह्यूमन मिस्टेक के कारण इस एरर को, ह्यूमन मिस्टेक इसमें एरर जो होती है, मतलब कि जैसे कि आप मान के चलिए किसी मीटर की रीडिंग नोट कर रहे हैं और आपने लेफ्ट साइड से उस पॉइंटर को देखेंगे आप, तो समझो यदि वो पॉइंटर सीधे देखेंगे तो 4 में है, तो आपको 10 में दिखेगा, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये ह्यूमन मिस्टेक है दोस्तों। आपकी रीडिंग जो आपको सीधे लेना था देखकर, और आपने लेफ्ट साइड से उसकी रीडिंग आपने देखा, और आपको 10 की जगह यदि वो 10 वोल्ट की जगह आपको 4 वोल्ट दिखता है, तो ये मिस्टेक है आपका स्टूडेंट। तो जो ह्यूमन के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा देखने में जो प्रॉब्लम के कारण, या ये बोल सकते हैं कि आपके खड़े रहने के तरीके के कारण जो ह्यूमन मिस्टेक हो रही है, मतलब ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो मिस्टेक होती है वो ग्रॉस एरर होती है। सेकंड में सिस्टमेटिक एरर, इसमें
इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, ये 3 प्रकार के एरर होते हैं। थर्ड है रैंडम एरर, इसका जो पता है हमें नहीं होता, मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे एरर के बारे में। और एरर से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखा जाए तो दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि यदि ग्रॉस एरर, फर्स्ट पॉइंट जो देखे ग्रॉस एरर, तो ग्रॉस एरर के बारे में जानेंगे तो ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर जो मनुष्य के द्वारा मिस्टेक्स, गलतियां की जाती है, वो एरर ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य के द्वारा जो गलती की जाती है उन गलतियों को हम ग्रॉस एरर कहते हैं, जिसे आप ह्यूमन मिस्टेक कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा रीडिंग लेने में या देखने में या पढ़ने में या किसी और तरीके से जो मिस्टेक की जाती है, जो गलतियां की जाती है, उन गलतियों को ग्रॉस एरर कहते हैं। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, मनुष्य द्वारा जो गलतियां की जाती है वो ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। जैसे ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, रीडिंग एंड कैलिब्रेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप यदि रीडिंग लेते समय जो गलतियां करते हैं वो ग्रॉस एरर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टोमेटिक एरर। सिस्टोमेटिक एरर दोस्तों मैंने आपको बताया था यह 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के जो एरर हैं सिस्टोमेटिक एरर, ये कौन कौन से हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है एनवायरमेंटल, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाएगा जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दोष उत्पन्न हो रहा है, रीडिंग सही नहीं दिखा रहा है, पॉइंटर सही नहीं है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। इन्वायरमेंटल मतलब कि जो वातावरण का जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आप किसी गर्म स्थान में हैं और वहां पर आप समझो कि टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, तो वो जो वातावरण के जो है टेम्परेचर, वो उसको इफेक्ट करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वातावरण के इफेक्ट कारण, दोष के कारण, वहां पर जो दोष उत्पन्न होगा उसके कारण जो आपका इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो सही रीडिंग नहीं देगा। तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है दोस्तों, थर्ड है ऑब्जर्वेशनल एरर। तो आप जो रीडिंग लेंगे, आपके रीडिंग लेने के तरीके के कारण आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, और उसके कारण जो प्रेक्षण तरीका है आपने बनाया है और उसमें आप रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो गलती हो रही है वो ऑब्जर्वेशनल एरर के अंतर्गत आएगा। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं दोस्तों, हम ज्यादा इसको डीप में नहीं जाएंगे हम। चलिए इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या आएगा, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है, एजिंग इफेक्ट, वीकिंग ऑफ द प्राइम मूवर एंड स्प्रिंग। अक्सर देखना आप इंस्ट्रूमेंट में एजिंग इफेक्ट होता है परमानेंट मैग्नेट के कारण। अभी आगे जब जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एजिंग इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है उसका कंस्ट्रक्शन जानेंगे, और मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इंडक्शन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है स्टूडेंट, स्प्रिंग लगी होती है फास्फर ब्रांच की। तो ये जो है इन इक्विपमेंट के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं छोटे छोटे, ये कंपोनेंट यदि सही तरीके से प्रॉपर वे से काम नहीं करते तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर उत्पन्न होता है। मतलब तो उपकरण में जो दोष होगा उस दोष के कारण हम सही रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो ये जो एरर कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू ऑपरेटर मिस्टेक, मतलब कि यदि आप गलत तरीके से इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करेंगे या यूज करेंगे तो आप इसमें क्या हो जाएगा, मिस्टेक होगा। और मिस्टेक होगा तो ये मिस्टेक के कारण जो उपकरण से उत्पन्न होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो जो है उपकरण में जो मिस्टेक होगा, ये मिस्टेक फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो है परमानेंट मैग्नेट और स्प्रिंग के द्वारा जो इफेक्ट उत्पन्न होगा दोस्तों, इस इफेक्ट को आप फिर आपको इंस्ट्रूमेंट एरर में रीडिंग नोट करना पड़ेगा। मतलब ये बोल सकते हैं
साफ शब्दों में कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो गलती होती है उसके कंस्ट्रक्शन में यदि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि सेकंड है रैंडम एरर। तो ये जो रैंडम एरर होता है इसे भी देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट वाला। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक और पॉइंट बताने के लिए छूट गया है, इसमें जो लोडिंग इफेक्ट होता है ये इंस्ट्रूमेंट एरर के अंतर्गत आता है। लोडिंग इफेक्ट, जब आप इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं तो लोडिंग इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो उसके कारण भी यहाँ पर एरर पैदा होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो डिफ्लेक्शन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं डिफ्लेक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट, इन पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने मिलेगा आपको दोस्तों, डिफ्लेक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होता है अमीटर, विक्षेपक टाइप, अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है और वाट मीटर। अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, ये तीन प्रकार के मीटर होंगे, ये डिफ्लेक्शन टाइप होते हैं स्टूडेंट। सेकंड है नल टाइप या जीरो पोजीशन वाले, जैसे कि आपने गैल्वेनोमीटर देखा होगा बीच में जीरो पोजीशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इन उपकरणों का, इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो नल टाइप या जीरो पोजीशन वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आइए दोस्तों इसे भी देखेंगे हम। नल टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो है ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ब्रिज देखे होंगे आपने, एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज। तो इसमें देखे होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज देखे होंगे आपने, ये जीरो पोजीशन वाले होते हैं, जीरो पोजीशन वाले। सेकंड है पोटेंशियोमीटर। थर्ड है इंस्ट्रूमेंट इज मोर एक्यूरेट, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं नल टाइप के, अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी होती है इनकी। और इसके ये जो है सेंसिटिव भी ज्यादा होते हैं दोस्तों, ज्यादा मोर सेंसिटिव होते हैं, अधिक सेंसिटिव होते हैं, इनकी सुग्राहिता जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, कौन से, जो नल टाइप के। अब ये नल टाइप के इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे, जीरो पॉइंटर वाले, यहाँ बीच में जीरो होगा, आप मिलेगा आपको, और इधर इधर स्केल इस टाइप से बने होंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जीरो पोजीशन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रिज में, गैल्वेनोमीटर में देखा होगा आपने, गैल्वेनोमीटर जो लगा रहता है वहां पर भी जीरो पॉइंटर होता है इस टाइप से, और ये पॉइंटर जीरो में हमको पोजीशन में सेट करना पड़ता है। तो वो गैल्वेनोमीटर जो यूज करते हैं वो ब्रिज में करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों। डायनेमिक रिस्पांस के लिए जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है मोर सुटेबल होता है। यदि डायनेमिक रिस्पांस चाहिए आपको तो सबसे अच्छा सुटेबल जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट होगा डिफ्लेक्शन टाइप। अब थर्ड जो है एनवायरमेंटल एरर देखेंगे। तो पर्यावरण का जो दोष होता है, पर्यावरण में के कारण जो दोष होता है उपकरणों में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों हम। चलिए, इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर ऐसा एरर होता है ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन। सराउंडिंग मतलब कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उस पे डिपेंड करेगा पर्यावरण जो एरर जो है, इन्वायरमेंटल जो एरर है। जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, डस्ट ज्यादा हो गया, आर्द्रता ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी, या टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है, या टेम्परेचर ज्यादा हो, तब के समय में देखो पर्यावरण में, वही स्वाभाविक सी बात है, वाइब्रेशन, यदि आवाज ज्यादा साउंड के कारण, ज्यादा तेज साउंड डीजे का साउंड होता है तो सामान रखे हुए वो जगह से वाइब्रेट करने लगते हैं। डस्ट के कारण, ह्यूमिडिटी आर्द्रता के कारण, टेम्परेचर तापमान ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। प्रेशर के कारण उपकरण सही रीडिंग नहीं देता। और कोई जो एक्सटर्नल जो है, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इनके कारण भी दोस्तों क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जब रीडिंग देने के लिए हम कनेक्ट करते हैं तो वो सही रीडिंग नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पर आसपास के एटमॉस्फेयर के कारण कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा हो जाएगा जिसके कारण वो सही रीडिंग नहीं दे पाता। उसके बाद देखेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर, या इसी को कहेंगे पैरेलैक्स एरर। कई बार ऑब्जर्वेशनल एरर को पूछ लेता है कि ऑब्जर्वेशनल एरर को और क्या कहा जाता है, तो इसे पैरेलैक्स एरर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसे भी देख लीजिए। रीडिंग लेते समय इंस्ट्रूमेंट के आमने सामने रीडिंग लेना चाहिए। जब आप प्रेक्षण लेते समय आप कभी भी रीडिंग लें तो ऐसा आमने सामने खड़े होकर लें। आप तिरछा होकर खड़े होकर नहीं ले